हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंपनियों का एकीकरण। तो ये हमारा कॉरपोरेट का एक नया टॉपिक है जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसे हम कहते हैं एकीकरण। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? एकीकरण, जिसे हम अगर सिंपली लैंग्वेज में समझना चाहे तो हम इसे कह सकते हैं मर्जर। ठीक है, इसे हम मर्जर ऑफ कंपनीज भी कह सकते हैं, और मर्जर का ही क्या है, सिनोनियम है अमलगमेशन। ठीक है, तो देखिए, जब दो कंपनियां क्या होती है, मर्ज होती हैं, एक होती है, तो उस कंडीशन में हम कंपनीज की जो अकाउंटिंग है वो किस तरीके से करते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमलगमेशन का जो मीनिंग है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम उसकी जो डेफिनेशन है उसका हम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अमालगमेशन के अंदर आपको अंडर द अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, अंडर द अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज इसके अंदर जो है टू एंड मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज, ठीक है, टू एंड मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज की बात की है जो कि पहले से ही क्या हो, चल रही हो, लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। ठीक है, जो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। एंड टू एग्री टू मर्ज, वो किसके लिए एग्री हो जाते हैं, मर्ज होने के लिए एग्री हो जाते हैं, टू देयर बिजनेसेस टुगेदर इन द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि अमलगमेशन के अंदर क्या होता है, टू एंड मोर कंपनीज मिल जाती है, उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो उनके जो बिजनेस है वो क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, और उनकी जगह पे एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आती है। ठीक है, एक नई कंपनी क्या होती है, इन दोनों जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है, दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज, उनको क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, अपने अंदर मिला लेती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपके क्या कहलाती है, अमलगमेशन कहलाती है। ठीक है, तो अंडर अमलगमेशन ऑफ द कंपनीज टू एंड मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज एंड एग्री टू मर्ज देयर बिजनेसेस टुगेदर इन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी फॉर्म फॉर दिस पर्पस, जो कि इसी पर्पस के लिए क्या की गई हो, बनाई गई हो, इसे हम क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं। ठीक है, इसे मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। तो देखिए, अभी हम ये डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम देखिए, मैंने आपके सामने शो किया हुआ है, जिसमें क्या था कि दो कंपनीज थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो कंपनी है, जिसका एक का नाम है ए लिमिटेड और एक का नाम क्या है, बी लिमिटेड। ठीक है, एक है हमारे पास में ए लिमिटेड, एक हमारे पास में है बी लिमिटेड। इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। इनकी जगह पे एक नई कंपनी एस्टैब्लिश की गई है, एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड की गई है, जिसका नाम है ए बी लिमिटेड। ठीक है, और दूसरा कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ए और बी को इनकॉर्पोरेट करके उनके जो एग्जिस्टिंग नाम है उनको जोड़ करके कंपनी बनाई जाए, और एनी अदर नेम, दूसरे किसी नेम से भी वो बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियों को मिला करके एक नई कंपनी बनाई जाती है, या उन दोनों कंपनीज को नई कंपनी के अंदर मिलाया जाता है जो कि इसी पर्पस के लिए बनाई गई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं, मर्जर कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एकीकरण की डेफिनेशन है। अब इसी से सिमिलर एक वर्ड है जो हमें कई बार दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी होती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के अंदर भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी होती है।
एब्जॉर्प्शन के अंदर भी क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनियों को मिलाया जाता है और एक नया बिजनेस चलाया जाता है। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन जो है वो मर्जर से, एकीकरण से किस तरीके से अलग है, तो देखिए इसके अंदर हमें क्या बात देखने को मिलेगी। इन एब्जॉर्प्शन के अंदर टू और मोर, एब्जॉर्प्शन के अंदर टू एंड मोर कंपनीज जो होगी, टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी जो ऑलरेडी चल रही होगी, वो वाली जो कंपनीज होगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज होगी, कंबाइन टुगेदर क्या हो जाएगी, एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएगी। बट इन दिस टाइप, इस टाइप के अंदर कॉम्बिनेशन जो होगा, कॉम्बिनेशन अ न्यू कंपनी इज नॉट फॉर्म, इसके अंदर एक नई कंपनी नहीं बनाई जाती है। जबकि अमलगमेशन के अंदर क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एग्जिस्टिंग कंपनी को मिलाया जाता है एक न्यूली फॉर्म कंपनी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा एब्जॉर्प्शन के अंदर कि इसमें भी जो कंपनीज होगी, एग्जिस्टिंग कंपनी, वो एक दूसरे के साथ में मिलेगी, बट यहाँ पे जो वो किसी नई कंपनी के अंदर नहीं मिलेगी। ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो किसी नई कंपनी के साथ में नहीं होगा। ऑल एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्सेप्ट द वन कंपनी, किसी एक कंपनी को छोड़कर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज है उसी में से किसी एक कंपनी के अंदर कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, एक ए लिमिटेड कंपनी थी, एक बी लिमिटेड कंपनी थी और एक सी लिमिटेड कंपनी थी। वो मर्ज हो जाती है, एक दूसरे के अंदर मिल जाती है। किसके अंदर मिल जाती है, ए लिमिटेड के अंदर मिल जाती है। मतलब पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर अगर कोई कंपनियां मिल जाती है तो उसे हम क्या, कौन सा नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन नाम देंगे। और अगर वो किसी नई एस्टैब्लिश कंपनी के अंदर मिलती है तो उसे हम अमलगमेशन नाम देंगे। ठीक है, तो ये अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का आपके क्या है, डिफरेंस है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और अमलगमेशन में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर वर्ड लग रहे हैं। बिल्कुल कैसे लग रहा है कि एक दूसरे के अंदर मिल रही हैं कंपनीज, उसमें एब्जॉर्प्शन में भी मिल रही है, बट दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस है कि अमलगमेशन की अगर हम बात करें तो अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ अमलगमेशन। एक नई कंपनी आपके इसके अंदर बनाई जाएगी, ठीक है, अमलगमेशन की केस के अंदर, और फॉर द परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज को परचेज करने के लिए बनाई जाएगी। अमलगमेशन के अंदर ये होगा, जबकि अ न्यू कंपनी इज नॉट फॉर्म बट द डिसॉल्विंग कंपनीज आर मर्ज्ड इनटू द वन एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर इसको हम बोलते हैं अवशोषण, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवशोषण। अवशोषण के अंदर क्या होता है कि कंपनियों को एब्जॉर्ब करने के लिए, कंपनियों को मिलाने के लिए, मर्ज करने के लिए एक नई कंपनी नहीं बनाई जाती है, जबकि अमलगमेशन के अंदर एक नई कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, एक नई कंपनी सिर्फ इसी पर्पस के लिए बनाई जाती है कि वो पुराने कंपनियों को अपने अंदर मिलाकर एक नए तरीके से नया बिजनेस चालू करे। जबकि अवशोषण में क्या होता है कि पहले से ही चल रही कंपनी में किसी दूसरी कंपनी को मिला दिया जाता है। ठीक है, ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन में और अमलगमेशन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कि अमलगमेशन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किया जाता है। अमलगमेशन की जो अकाउंटिंग है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की जाती है, तो वो अभी हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अमलगमेशन के ऊपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है वो कौन सा चलता है, AS 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, ये अमलगमेशन के लिए बनाया गया है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। ठीक है, एकीकरण के लिए जो लेखांकन मानक है वो 14 चलता है, जिसका अभी जो नाम है वो कौन सा हो गया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, INDAS 103। अब ये कौन सा कहा जाने लगा है, 103वां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाने लगा है। पहले इसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एकीकरण की दशा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एकीकरण की दशा में, कंपनियों के अमलगमेशन की दशा में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
14 चलेगा। और इसका अभी हम लेटेस्ट जो नया नाम है उसकी अगर हम बात करें तो ये आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो INDAS है, INDAS 103 अब कहा जाने लगा है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। कुछ डेफिनेशंस जो है वो बताई गई है कि कौन सी, क्योंकि देखिए अब इसमें क्या होगा कि कंपनियां एक दूसरे के अंदर मिल रही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास एक तो होगी ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है, एक होगी ट्रांसफरर कंपनी और एक होगी ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो द कंपनी विच इज द अमालगमेटेड इनटू द अदर कंपनी। देखो ट्रांसफरर कंपनी हम किसको कहेंगे? ट्रांसफरर कंपनी हम किसको कहेंगे? जिसको हम हस्तांतरक कंपनी भी कह सकते हैं। हस्तांतरक, इसको हिंदी में मैं नाम लिख लेती हूँ, इसको हम कहते हैं हस्तांतरक कंपनी। ठीक है, तो हस्तांतरक कंपनी हम किसे कहेंगे? द कंपनी विच इज अमालगमेटेड इनटू द अदर कंपनी। एक कंपनी जो कि दूसरी कंपनी के अंदर मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे? हस्तांतरक कंपनी कहेंगे, ट्रांसफरर कंपनी कहेंगे। और जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कौन सा नाम दे सकते हैं? सेलर कंपनी हम कह सकते हैं। ठीक है, जो कि अपने आप को बेच रही है किसी और को। जैसे कि सपोज करो ए कंपनी है, ए कंपनी मिल रही है किसके अंदर? बी के अंदर मिल रही है। ठीक है, तो ट्रांसफरर कंपनी कौन सी हो जाएगी? ए कंपनी हो जाएगी। ए कंपनी अपना जो बिजनेस है वो किसको सेल करेगी? बी कंपनी को सेल करेगी। तो जो ए कंपनी है वो आपकी कौन सी है? सेलर कंपनी है। ठीक है, ये आपकी कौन सी कंपनी है? सेलर। और सेलर कंपनी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं, हस्तांतरक कंपनी बोलते हैं। एक कंपनी जो अपने आप को किसी और कंपनी को बेचती है वो हस्तांतरक ट्रांसफरर कंपनी होती है। ठीक है, और दूसरी आपके सामने कौन सी कंपनी होगी? दूसरी हमारे सामने होगी ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी? ट्रांसफरी कंपनी, जिसे हम हस्तांतरती कंपनी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं हस्तांतरी कंपनी। ठीक है, जो कि किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है, बायर कंपनी होती है। ठीक है, तो द कंपनी इनटू विच द ट्रांसफरर कंपनी इज अमालगमेटेड, तो वह कंपनी जिसके अंदर ट्रांसफरर कंपनी क्या हो रही है? मिल रही है, वो कंपनी आपकी कौन सी होगी? ट्रांसफरी कंपनी होगी, जिसे हम बायर कंपनी भी कह सकते हैं, जिसे हम क्रेता कंपनी भी कह सकते हैं। ठीक है, एक तो हो जाती है आपके सामने विक्रेता कंपनी जो कि अपना बिजनेस बेच रही है किसी और को, और एक आपके सामने हो जाती है क्रेता कंपनी जो कि खरीद रही है किसी और कंपनी को। तो हमारा जो एग्जाम्पल था कि ए जो है, ए आपकी कौन सी कंपनी है? विक्रेता कंपनी है। ठीक है, जो कि अपना बिजनेस बेच रही है किसको? बी कंपनी को। तो बी कंपनी आपकी कौन सी हो जाएगी? क्रेता कंपनी हो जाएगी। ठीक है, जो कि क्या कर रही है? खरीद रही है किसको? ए को खरीद रही है। ठीक है, तो ए अमालगमेट हो रही है, ए मिल रही है किसके साथ में? बी के साथ में। तो ए आपके हो गई ट्रांसफरर कंपनी, बी आपके क्या हो गई? ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो ये आपको नाम इसमें याद रखना है, ये आपके ट्रांसफरर कंपनी और ये आपके ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसीडरेशन की। अब देखो एक कंपनी अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को बेच रही है या अपने आप को किसी और के अंदर मिला रही है, तो वो ऐसे तो मिलाएगी नहीं, उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेगी। ठीक है, ऐसे ही वो फ्री में तो अपने आप को किसी के साथ में मिलाने से रही, तो उसके बदले में वो जो चीज़ लेगी उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम देंगे कंसीडरेशन। उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिफल। किसी न किसी प्रतिफल के बदले में। ठीक है, किसी न किसी प्रतिफल के बदले में कोई कंपनी अपने आप को किसी दूसरी कंपनी के साथ में मिलाएगी। ठीक है, तो कंसीडरेशन के बारे में अभी हम पूरी देखते हैं कि कंसीडरेशन क्या होता है। देखिए, कंसीडरेशन को हिंदी में प्रतिफल कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जब एक कंपनी अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को बेचेगी तो बदले में कुछ ना कुछ क्या लेगी? कंसीडरेशन लेगी, कुछ ना कुछ प्रतिफल लेगी। ठीक है, तो उसे ही हम कंसीडरेशन कहते हैं। अब देखिए इसका जो मीनिंग है, इट मीन्स, अब ये क्या होता है? देखिए, इट मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स, इट मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द shares and other securities issued and the payment made तो इसमें हम कहेंगे पेमेंट मेड इन
द फॉर्म ऑफ कैश और अदर असेट्स बाय द ट्रांसफरी, मतलब जो बायर कंपनी है, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, मतलब सेलर कंपनी। अब देखो यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक कंपनी थी ए जो कि क्या थी, सेलर थी, ठीक है। फिर हमारे पास एक कंपनी थी बी जो कि क्या थी, बायर थी, ठीक है। अब देखिए ए कंपनी ने अपना बिजनेस किसको बेचा, बी कंपनी को बेचा, ठीक है। तो बदले में क्या लेगी, वो कंसीडरेशन लेगी, ठीक है। अब ये जो कंसीडरेशन होता है वो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए कंपनी है वो बी कंपनी को जो भी कंसीडरेशन देगी, अब वो कंसीडरेशन देखो कैसे दे सकती है, वो कंसीडरेशन कैश में दे सकती है, वो कंसीडरेशन शेयर्स में दे सकती है, ठीक है। वो किसी और अदर सिक्योरिटीज में भी दे सकती है। कंसीडरेशन का पेमेंट जो है वो कैश में हो सकता है, शेयर्स और सिक्योरिटीज में हो सकता है, ठीक है, या फिर एनी अदर असेट्स में भी हो सकता है। कोई असेट्स भी वो क्या कर सकती है, दे सकती है। तो जो भी सेलर कंपनी बायर कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी, ठीक है, जो भी पेमेंट करेगी बाय कैश, शेयर्स या असेट्स, किसी भी थ्रू में पेमेंट करेगी, वो आपके क्या कहलाएगा, कंसीडरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार वापस देखिए, इट मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स, या तो वो एग्रीग्रेशन होगा शेयर का, और एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर असेट्स बाय द ट्रांसफरी, मतलब जो कि बायर कंपनी है, ठीक है, बायर कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, सेलर कंपनी के जो भी शेयर होल्डर होंगे उसको वो पेमेंट करेगी। तो देखो ये जो बी कंपनी है जिसने बिजनेस खरीदा है, वो ए कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होंगे या जो भी कुछ भी उसको पेमेंट करेगी, तो वो आपके क्या कहलाएगी, आपके कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके कंसिडरेशन है, क्योंकि देखो जब बिजनेस खरीदे और बेचे जाते हैं तो जो खरीदने वाला होगा वो बेचने वाले को कुछ ना कुछ तो पेमेंट करेगा, तो बेचने वाले को जो पेमेंट करेगा वो किसको करेगा, उनके शेयर होल्डर्स को करेगा, ठीक है, उनके जो शेयर होल्डर्स होंगे उन शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगा। तो बी कंपनी जो है वो ए कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगा बाय कैश या शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज या असेट्स में। तो जो भी पेमेंट करता है वो क्या कहलाएगा, आपके कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपके। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। अमालगमेशन की जो अकाउंटिंग है वो कैसे की जाती है। तो अमालगमेशन को क्या है, दो कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है, ठीक है। तो अमालगमेशन ऑफ कंपनीज कैन बी द फॉलोइंग टू टाइप्स। जो अमालगमेशन है कंपनियों का वो दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। टू टाइप्स इसके अंदर बताए गए हैं, दो टाइप इसके अंदर आपके सामने बताए गए हैं। अब एक तो टाइप आपके कौन सा हो जाएगा, एक टाइप होगा अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, इसको क्या कहेंगे, इन नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा आपके हो जाएगा इन नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। अब हिंदी में अगर बात करें तो कंपनियों का एकीकरण दो प्रकार का होगा। एक तो कौन सा होगा, एक आपके होगा विलय की प्रकृति का, एक आपके होगा विलय की प्रकृति, इसको हम कहेंगे विलय की प्रकृति का एकीकरण, और दूसरा आपके होगा क्रय की प्रकृति का एकीकरण, क्रय की प्रकृति का एकीकरण। तो ये दो एकीकरण आपके सामने होंगे, एक होगा विलय की प्रकृति का एकीकरण जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा आपके सामने होगा कि परचेज का नेचर होगा, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, क्रय की प्रकृति का एकीकरण होगा। तो दो एकीकरण हमारे सामने होंगे और दोनों ही एकीकरण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों के अंदर अकाउंटिंग का जो ट्रीटमेंट है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर के नेचर का जो अमलगमेशन होगा उसकी हम सबसे पहले बात करेंगे, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो अगर हम बात करें कि मर्जर, तो देखो फॉर अकाउंटिंग ऑफ सच अमलगमेशन द पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज फॉलोड
विच इज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो देखो जो मर्जर का नेचर होता है, जो विलय की प्रकृति का एकीकरण होता है, तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में जो अकाउंटिंग करने के लिए मेथड हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। उसको हम क्या बोलते हैं? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये मेथड इसके अंदर यूज किया जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? हितों की एकत्रीकरण की विधि। क्या कहेंगे हम? हितों के एकत्रीकरण की विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे सेपरेट भी पूछा गया है कि हितों की एकत्रीकरण विधि क्या होती है, वो कौन से नेचर के अमालगमेशन में काम आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हितों की एकत्रीकरण की विधि। तो ये किसके लिए यूज होती है? विलय की प्रकृति के एकीकरण के लिए यूज होती है, उसके अकाउंटिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, अब इस विधि के अंदर क्या होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहा गया है कि जब भी विलय की प्रकृति का एकीकरण होगा तो ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड द रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी मतलब सेलर कंपनी के जो सारे ऑल असेट्स की बात की है, फिर ऑल लाइबिलिटीज, फिर एंड द रिजर्व्स फॉर द ट्रांसफरर कंपनी are to be shown at the same value in the financial statement of the transferee या फिर बायर कंपनी। ठीक है, तो पहली बात तो क्या होगी कि सारी संपत्तियां और सारे जो दायित्व है या सारे जो रिजर्व्स हैं वो जो खरीदने वाली कंपनी है उसकी कंपनी में सेम वैल्यू पे शो किए जाएंगे। सेम वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे वो किसकी बुक्स में थे, जिस वैल्यू पे वो सेलर कंपनी की बुक्स में थे उसी वैल्यू पे वो बायर कंपनी की बुक्स के अंदर शो किए जाएंगे। तो ये जो मर्जर के नेचर का जो अमलगमेशन होता है उसके अंदर यही बात होती है कि सारी संपत्तियां और सारे दायित्व ले लिए जाते हैं बायर कंपनी के थ्रू। तो जो बायर कंपनी होती है वो उसके सारे संपत्तियां और सारे दायित्व ले लेती है और वो भी सेम प्राइस पे लेती है, जिस प्राइस पे उनकी बुक्स में लिखे हुए होते हैं उसी प्राइस पे लेती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जब भी आपके विलय की प्रकृति का एकीकरण होगा, आपके जो मर्जर के नेचर का जो अमलगमेशन होगा उसके अंदर आपके जो बायर कंपनी है वो सेलर कंपनी के ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ले लेती है और वो भी कैसी प्राइस पे? सेम प्राइस पे, और अपने बुक के अंदर उसको वापस उसी प्राइस पे शो करती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो जाता है आपके पास में। फिर दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है? दूसरा पॉइंट आपके पास आता है आफ्टर अमालगमेशन। दूसरा पॉइंट आता है आफ्टर अमालगमेशन द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड ऑफ द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी कंपनी। तो जो अमालगमेशन होने के बाद में जो अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज है, जो अकाउंटिंग का जो तरीका है वो दोनों का क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीदा है तो बी कंपनी बिल्कुल वैसा ही अकाउंटिंग करेगी जैसा कि ए कंपनी करती थी। ठीक है, तो इनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसमें क्या रहेगी? यूनिफॉर्मिटी रहेगी। दोनों क्या रहेंगे? यूनिफॉर्म रहेंगे, मतलब कि एक जैसे रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास में क्या था कि जो खरीदने वाली कंपनी है वो सेलर कंपनी के सारे असेट्स और सारे लाइबिलिटीज ले लेती है और वो भी कौन सी प्राइस पे? सेम प्राइस पे लेती है और अपनी बुक्स के अंदर सेम प्राइस पे उसको शो करती है। और दूसरी क्या थी कि दोनों की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो भी क्या रहती है? एक जैसी रहती है। ठीक है, और तीसरी बात क्या आ जाती है कि इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अगर परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट में कोई डिफरेंस होता है एंड पेबल टू द सेलर कंपनी को जो पेबल किया गया है उस परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट में अगर कोई चेंजेस होता है तो एंड इट इज़ पेड अप द शेयर कैपिटल, और जो शेयर कैपिटल में कोई डिफरेंस होता है तो इट शुड बी एडजस्टेड इन द
रिजर्व, तो इसे हम किससे एडजस्ट करेंगे, रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने एक वो परचेज वाली एंट्री की होगी जिसमें आपने देखा होगा कि एक तो क्या होते हैं असेट्स, हम सारे क्या कर लेते हैं, डेबिट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम 2 कर लेते हैं लाइबिलिटीज़, जो भी लाइबिलिटीज़ ली है वो हम 2 कर लेते हैं, और 2 हम क्या लिखते हैं, कंसीडरेशन लिखते हैं, परचेज कंसीडरेशन। तो अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस रहता है पेड अप शेयर कैपिटल और कंसीडरेशन के अंदर, तो उसको हम 2 रिजर्व से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री रहेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात की गई है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर यही डिफरेंस आपके अगर डेबिट साइड में रह जाता है, ठीक है, यही डिफरेंस अगर यहाँ पे डेबिट साइड में रह जाता है तो उसको हम किससे एडजस्ट करते हैं, उसको हम गुडविल से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें समझ में आई है कि जब भी विलय की प्रकृति का एकीकरण होगा, ठीक है, तो सबसे पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये होगा कि जो बायर कंपनी है, ठीक है, जो बायर कंपनी होगी आपकी, वो सेलर कंपनी के सब क्या ले लेगी, ऑल असेट्स लेगी। ठीक है, और ऑल लाइबिलिटीज़ लेगी, ऑल असेट्स और लाइबिलिटीज़ लेगी। ठीक है, और वो भी कौन सी प्राइस पे, बिल्कुल उसी प्राइस पे लेगी, सेम प्राइस पे लेगी जिस प्राइस पर वो सेलर कंपनी के अंदर दिखे हुए होंगे। फिर सेकेंड बात क्या लिखी थी, सेकेंड बात ये लिखी थी कि जब भी आपके एक दूसरे में वो कंपनियां मर्ज हो जाएगी या एक दूसरे के अंदर वो एक दूसरे को सेल या बाय कर लेगी, तो उस समय क्या होगा कि वो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होगी आपके, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज बिल्कुल क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी दोनों कंपनियों के अंदर। जैसे कि बी कंपनी ने ए कंपनी को खरीदा है, तो बी कंपनी बिल्कुल वैसे ही अकाउंटिंग करेगी जैसे कि ए कंपनी कर रही थी। तो सेकेंड इसकी ये हो गई। और थर्ड अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट में और पेड अप शेयर कैपिटल में कोई डिफरेंस होता है तो वो रिजर्व से एडजस्ट होगा, और अगर वही डिफरेंस अगर डेबिट साइड में आपके रह जाता है तो वो हम किससे एडजस्ट करेंगे, गुडविल से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या था, ये आपके था अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, तो वो उसमें किस तरीके से अकाउंटिंग होती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमने पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पढ़ा है। पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मतलब हितों के एकत्रीकरण की विधि, जिसमें आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, खरीदने वाली कंपनी और बेचने वाली कंपनी के लिए कि दोनों में असेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी वैल्यू पे शो होंगे, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज इक्वल होगी, और अगर कोई डिफरेंस रहता है तो वो रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अभी देखिए एक बार वापस इन तीनों पॉइंट को एक साथ में हम देख लेते हैं। ये देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों पॉइंट आपको एक साथ में कंसिडरेशन में रखने हैं। इसको ही हम पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा, पॉइंट नंबर सेकेंड ये रहा, और पॉइंट नंबर थर्ड ये रहा।